अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप यू ऑल आर फाइन। बायोएनर्जेटिक्स का कल हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि बायोएनर्जेटिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है जिसमें एनर्जी रिलेशनशिप्स और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपीज़ की फॉर्म में जो है वो स्टोर्ड हो जाती है और इसको यूज़ किया जाता है। इन एनर्जी रिलेशनशिप्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। या आपने केमिस्ट्री में भी इससे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में जो है वो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर जो है वो कोई कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो वो उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर कोई कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो उस कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है। Various life processes in organisms involve constant flow of energy. This energy flow comprises the acquisition, transformation, and the use of energy for various life processes like growth, movement, reproduction, etc. वो कह रहे हैं कि डिफरेंट हमें एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में चाहिए। ग्रोथ के लिए चाहिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जो भी बॉडी के फंक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए जो है वो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलें, आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन वाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। वो कह रहे हैं कि देखें, जैसे कोई कंपाउंड है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, उसके बाद जब वो कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। इस तरीके से जब कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिए तो इस कंपाउंड की हो गई है रिडक्शन। ठीक है। Electron can be an energy source is depend upon their location and arrangement in the atoms. For example, when they are present in oxygen, they make stable association with oxygen atom and are not good energy source. But if electrons are dragged away from oxygen and attached to some other atom, example carbon or hydrogen, they make unstable association. They try to move back to oxygen, and when this happen, energy is released. वो कहने के जब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाती है O2, तो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब यही ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से यही जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो वाटर वगैरह बनाते हैं। तो ये एक जो है वो अनस्टेबल एसोसिएशन बनती है, बॉन्ड बनता है, जो कि दोबारा इसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इसलिए ये इसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि किस कहाँ पे अरेंजमेंट है, किसके साथ वो जो मॉलिक्यूल किसके साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम। उसमें केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो बायो से रेलिवेंट है उसमें हाइड्रोजन का करते हैं। मतलब अगर किसी कंपाउंड ने, जैसे आपने कहा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ पर लिखें लूज ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये हम बायो में पढ़ेंगे। अगर मतलब किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन लूज़ हो गया तो वो हो गया उसकी ऑक्सीडेशन, और अगर किसी कंपाउंड ने हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया तो वो हो गया उसकी रिडक्शन। We know that a hydrogen atom contains one proton and one electron. This it means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron, जो उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। मतलब अगर वो हाइड्रोजन, आपको पता है उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसकी वजह से वो हाइड्रोजन का लूज जो है वो यहाँ पे कहलाएगा ऑक्सीडेशन। सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम, इट एक्चुअली गेन एन इलेक्ट्रॉन और उसकी हो जाएगी रिडक्शन। ठीक है, यह आपका यहाँ बना भी हुआ है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिडक्शन है। अब हमने एटीपी में पढ़ा कि जो हमारे मॉलिक्यूल, जो हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो सेव होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज़ होती है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि एटीपी का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। ATP was discovered in 1929 by Carl Lohmann and was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by the Nobel Prize winner Fritz
लिपमैन इन 1941। 1929 में इसको कार्ल लॉहमैन ने जो है वो डिस्कवर किया था, और उसके बाद जो है वो इस पे फ्रिट्ज लिपमैन को इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि इसने बताया था कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सेल में। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स की चेन है, न्यूक्लियोटाइड है, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शंस लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, DNA, RNA, प्रोटीन्स। ये जो है वो सेलुलर फंक्शंस जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे DNA, RNA और प्रोटीन्स वगैरह को बनाने में भी हेल्पफुल है। मूवमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ट्रांसमिशन ऑफ जैसे नर्व इम्पल्स वगैरह में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे आपने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसके लिए भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो ATPs की सूरत में हमें मिलती है। इस तरह एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो एंड एक्सोसाइटोसिस में जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेस्ट मॉलिक्यूल्स जो सेल से बाहर जाने हैं वो वैक्यूल्स बनाते हैं, और फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से एंडोसाइटोसिस में जो बाहर से मटेरियल हैं वो सेल में अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो ATPs की फॉर्म में मिलती है, और ATPs को कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। The ability of ATPs to store and release energy is due to its molecular structure। इसके स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर की जो है वो की वजह से इसमें जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है। ATPs molecules has 3 सब यूनिट्स, इसके 3 यूनिट्स हैं। एक है एडिनिन, अ डबल रिंग चेन, ये देख रहे हैं आप, यानी डबल रिंग है, एक ये रिंग है और एक ये डबल रिंग। नाइट्रोजस बेस्ड है, राइबोज शुगर है, और 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन शुगर है, और इसके साथ 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं इन लीनियर चेन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर इसके साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं फॉस्फेट के तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और अगर 3 लगे हुए हैं तो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका आप स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से करें, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, और इसको अच्छे तरीके से इसका स्ट्रक्चर याद कर लें। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।